नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं अरविंद पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं संपूर्ण अर्थशास्त्र की इस क्लास में, जिसमें हम लोग तैयारी 4.0 5.0 को टारगेट करते हुए हम लोग 15 मिनट में शानदार प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस सेशन डेली देख रहे हैं तो साथियों, इकोनॉमी के सेशन में यानी इकोनॉमी के सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है साथियों, राजकोषीय नीति का संबंध पूछा गया किससे है। ऐसे सवाल बहुत बार टीआरई परीक्षा में पूछे गए हैं। सवाल है, मुद्रा की मात्रा जो बैंक की अर्थव्यवस्था में डालनी चाहिए, कराधान और व्यय के संबंध में, स्टॉक की विनियमित करने के लिए और आईएमएफ से निपटने के लिए नीति। साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा कराधान और व्यय के संबंध में, यानी भारत सरकार की कराधान नीतियां और भारत सरकार का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है यानी जो लोक व्यय है उससे संबंधित जो नीतियां होती हैं साथियों, उन नीतियों को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? राजकोषीय नीतियां कहते हैं। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का हिस्सा है? आपसे पूछा जा रहा है राजकोषीय नीति का हिस्सा उत्पादन नहीं हो सकता है, विदेश नीति नहीं होता है, न ही ब्याज दर नीति। ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति का हिस्सा है। तो साथियों, सही विकल्प हो जाएगा आपका कर नीति, जो टैक्स नीति होती है जिसको कराधान की नीति कहते हैं। सरकार की आय का एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्रोत होता है साथियों। यह दरअसल कौन सा कहलाता है? राजकोषीय नीति का यह हिस्सा होगा। अगला प्रश्न होगा, राजकोषीय नीति का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय नीति के बारे में बात करें साथियों, तो यह वास्तव में किसी देश में धन और बैंकिंग से संबंधित नहीं होता है। इसका विकल्प गैर बैंकिंग वित्तीय से संबंधित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सरकारी खर्च, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति होती है। यानी कि भारत सरकार इसके माध्यम से लोक व्यय करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। इसके अलावा सरकार अपने विभिन्न करों के माध्यम से सरकार आय जुटाती है, और अगर आय और व्यय के बीच में गैप होता है, अंतर होता है, घाटा होता है सरकार के बजट में, तो सरकार उससे घाटे को पूरा करती है उधार लेकर, कर्ज लेकर के। तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही विकल्प होगा। राजकोषीय नीति को सबसे शानदार तरीके से यही डिफाइन करता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का विनियमन, आर्थिक विकास। साथियों, ये सभी विकल्प होंगे। ऑप्शन नंबर ए भी होगा सही विकल्प, बी भी होगा और डी विकल्प भी होगा। ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। दरअसल आपसे पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो अंतरराज्यीय व्यापार का जो विनिमय होता है वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत इसकी बात नहीं होती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत इसको टैकल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न होगा, भारत में सवाल पूछा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को बनाता है? भारत में बात करें साथियों, राजकोषीय नीति की बात करें या आपसे बजट नीति की बात किया जाए, तो यह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही हम बजट को बुनते हैं, बजट के स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बजट नीति को या बजट को किसके माध्यम से यानी किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो याद रखिएगा वह केवल और केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 और 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का एक उपकरण के रूप में पेश किया है? साथियों, 1929 और 30 की जो महान मंदी थी, जिसको तीसा की मंदी के नाम से जानते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए प्रोफेसर कीन्स महोदय ने प्रयास किया और सरकार के हस्तक्षेप का इन्होंने समर्थन किया और कहा कि सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से ही ऐसी मंदी को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। सरकार के हस्तक्षेप का सिद्धांत होगा सरकार निवेश करे, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे, सरकार बाजार में समग्र मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करेगी, तो ही मंदी जैसी समस्याओं को वैश्विक स्तर पर निपटा जा सकता है। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 7, राजकोषीय नीति में परिवर्तन के माध्यम से भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। साथियों, जब हम राजकोषीय नीति में परिवर्तन करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में जब भी हम परिवर्तन करते हैं, तो भुगतान संतुलन पर जो प्रभाव होगा वह सिर्फ और सिर्फ चालू खाते पर नहीं होगा और न ही केवल पूंजीगत खाते पर होगा। साथियों, यह विकल्प ऑप्शन सी विकल्प सही जाएगा, और इसलिए क्योंकि चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों पर ही क्या होता है? प्रभाव पड़ता है जब हम राजकोषीय नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात करते हैं। राजकोषीय नीति में परिवर्तन का मतलब सरकार के राजकोषीय व्यय या सरकार के राजकोषीय आय में परिवर्तन की बात करते हैं। आप सोचिए, टैक्सेशन अगर बढ़ जाएगा तो भी भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा दोनों खाते पर, और सरकार अगर व्यय घटा रही बढ़ा रही है तो भी जो है चालू खाते और पूंजीगत खाते पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चालू खाते हमारे देश के सीधे सीधे वस्तुओं सेवाओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित होते हैं, वहीं पर पूंजीगत खाते साथियों क्या होते हैं? पूंजीगत
खाते वास्तव में जो प्रतिभूतियां होती हैं उनमें निवेश से संबंधित होते हैं, उनमें इनफ्लो और आउटफ्लो से संबंधित होते हैं। तो इनके बदलाव से दोनों ही खातों में बदलाव देखने को मिलता है। अगला विकल्प होगा निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं था। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे सवाल केवल वहीं गलत होते हैं जहां पर विकल्प होता है नहीं था, है ना, और आप है करके आप आंसर करके टिक करके चले जाते हैं। तो इसमें आंसर ढूंढना हमको FRBM एक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर FRBM एक्ट की हम जब बात करते हैं तो इस एक्ट को पास किया गया था, FRBM एक्ट 2002 का है ये। इसको लागू किया गया था साथियों 2003 से इसको लागू किया गया था। क्लियर बात। तो वित्तीय वर्ष 2007-8 के अंत तक राजस्व घाटे का उन्मूलन, रेवेन्यू डेफिसिट को उन्मूलन था, ये बिल्कुल पहला लक्ष्य था साथियों, राजस्व घाटे को शून्य करना था। दूसरा था भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार को छोड़ करके, यानी कि गैर उधार को छोड़कर कुछ परिस्थितियों में सरकार कर्ज ले सकती है, ये भी आपका जो है विकल्प सही विकल्प है, यह उद्देश्य था। वित्तीय वर्ष 2008-9 के अंत तक प्राथमिक घाटे का उन्मूलन ये संभव ही नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी आपका सही विकल्प होगा, ये लक्ष्य नहीं था। क्लियर बात। हालांकि ये भी लक्ष्य था कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी तय करना, ये भी क्या था जो है वह जो है एक लक्ष्य था। अगला विकल्प लेंगे, अगला प्रश्न लेंगे साथियों, भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष अधिनियमित किया गया था। साथियों 2002 का ये अधिनियम है FRBM एक्ट, और इसको अधिनियमित किया गया था 2003 में अधिनियमित किया गया था। FRBM एक्ट है क्या, तो एक लाइन में समझिएगा, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यह सरकार के वित्तीय दायित्वों के संदर्भ में है, सरकार के घाटे को किस प्रकार से कम किया जाए और सरकार के राजस्व को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से जो है FRBM एक्ट की परिकल्पना की गई थी। 2002 में इस अधिनियम को संसद ने पास किया और 2003 से इसको लागू किया गया था। तो पहली बार जब FRBM एक्ट लागू हुआ तो ये 2008-9 तक के लक्ष्यों को तय किया गया था। फिर FRBM एक्ट 2.0 आया और फिर अभी जो है उसमें अपडेशन जारी है, और ऑप्शन डी हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। अगला होगा वैश्वीकरण के में शामिल नहीं है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं साथियों, तो ग्लोबलाइजेशन जब आयात शुल्क में कमी करते हैं तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है इसमें, यह वैश्वीकरण में शामिल है। वैश्वीकरण का मतलब जब पूरी दुनिया को आप इन्वॉल्व करें अपने देश में, कोई प्रतिबंध ना लगाएं, प्रतिबंध को कम करें अगर आप, तो कोई भी ऐसा एक्ट जिससे प्रतिबंध कम हो रहे हैं व्यापार में, है ना, जिससे अन्य देश व्यापार करने में अपने आप को आसान महसूस कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों को आप वैश्वीकरण में शामिल कर सकते हैं। तो आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन ये वैश्वीकरण में शामिल होगा। FDI का मुक्त प्रवाह बिना किसी रोक टोक के, ये वैश्वीकरण में शामिल होगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी में विनिवेश, है ना, या डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो वैश्वीकरण में शामिल नहीं होगा। क्लियर बात। यहाँ पर अगला विकल्प लेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित है। साथियों वित्त आयोग की बात करते हैं, हर 5 साल के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र के कुल कर राजस्व में से राज्यों का हस्तांतरण कैसे तय किया जाए, राज्यों को किस प्रकार से बंटवारा किया जाए। चूंकि हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, सामाजिक स्थिति अलग अलग है, नेचुरल रिसोर्सेस अलग अलग हैं, तो वास्तव में कुल जो पूल है उसमें राज्य को किस बेस पर बांटा जाए यह तय वित्त आयोग करता है। तो यहाँ पर राज्यों को दी जाने वाली प्रमुख सरकारी सहायता अनुदान, ये आपका विकल्प होगा। और दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आय का वितरण, ये दोनों ही साथियों जो है दोनों ही साथियों क्या है राष्ट्रपति को सिफारिश करने के संदर्भित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, दोनों ए और बी प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का विवरण किसकी सिफारिश पर किया जाता है। हम सब जानते हैं इसके लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। अभी आपको बताना है, सभी लोगों को ये प्रश्न बताना है, अभी कौन सा वित्त आयोग का गठन हुआ हाल ही में, अभी कौन सा वित्त आयोग का गठन हुआ है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखता हूं कितने दोस्त, कितने मेरे शेयर ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही विकल्प बताते हैं। क्लियर बात। अगला प्रश्न होगा, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गठन सही है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह से प्रोत्साहित नहीं करता है, याद रखिएगा, विदेशी पूंजी से संबंधित नहीं है ये। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच में वित्त के उचित विवरण की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शी सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में दिए गए कथन ए बी सी कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथ ही इस प्रश्न का वास्तव में सही विकल्प हमको डी ही लग रहा है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्त नहीं की बात करता है,
है और वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी प्रश्न का क्या जाएगा, सही विकल्प जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का क्या जाएगा दोस्त, सही विकल्प जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। क्लियर बात। अभी 2021 से 26 के लिए हमारे देश में वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र के कुल में से, कुल राजस्व में से वित्त का बंटवारा किया जा रहा है। क्लियर बात। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? शेयर बाजार के संदर्भ में बात करें साथियों तो शेयर बाजार से संबंधित शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? तो सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है ना, लेकिन SAP नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? SAP जो है यह शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। क्लियर बात। तो अप्रासंगिक होगा, ये तीनों प्रासंगिक है। अगला विकल्प ले लेंगे, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रधान कार्यालय स्थित है। साथियों हम बात करें, चाहे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें हम लोग, चाहे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, दोनों का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 16 सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का क्या जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में 1875 में हुई थी इसकी स्थापना। ये विकल्प सही है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई। यह दलाल स्ट्रीट पर ही जो है, जो स्ट्रीट है उसका नाम है, इसलिए इसे दलाल स्ट्रीट भी नाम से जाना जाता है। इसके शेयर इंडेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक शेयर इंडेक्स को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं शॉर्ट में। तो सी ऑप्शन भी सही विकल्प होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। अगला होगा, सेंसेक्स में निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं। सेंसेक्स में निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं। तो साथियों सेंसेक्स की बात करते हैं जब भी हम लोग, तो इसमें टॉप 30 जो है कंपनियों को शामिल किया जाता है, जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, और इसी को हम कई बार BSE 30 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर टॉप 30 जिन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, ऑप्शन सी प्रश्न का सही विकल्प बताएगा। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? ये वो कंपनियां होती हैं साथियों जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड होती हैं, यानी वित्तीय रूप से जो स्थिर कंपनियां होती हैं, उन्हें हम ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रमोटर कौन कौन से हैं? जब हम NSE की बात करते हैं साथियों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये, तो इसके प्रमोटर हैं साथियों भारतीय स्टेट बैंक है, LIC है यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी है। इस प्रश्न का सही विकल्प जाएगा उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, अभिव्यक्ति, एक शब्द है बैल और एक शब्द है भालू। क्लियर बात। बैल को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? बुल कहते हैं, और भालू को हम साथियों क्या कहते हैं? बियर। ये अगर बात करेंगे स्टॉक बाजार में तो ये बहुत ही प्रचलित शब्द है, बुल और बियर, जो पूरे स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं? दौड़ाने का काम करते हैं और गिराने का भी काम करते हैं दरअसल ये। तो इसका सीधा संबंध, मैंने कहा स्टॉक मार्केट से, तो सीधा संबंध होगा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पर। तो ये बुल और बियर होते क्या हैं, 1 मिनट में समझ लीजिए। बुल वे निवेशक होते हैं, दरअसल ये निवेशकों को संदर्भित करते हैं। वे निवेशक होते हैं जो ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जो स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? शेयरों की खरीद करने लगते हैं। और जो बियर होते हैं वो ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जो स्टॉक हैं यानी जो शेयर है उनकी प्राइस गिरेगी और नुकसान ना हो, इसलिए ये शेयर को क्या करते हैं? बेचते हैं। क्लियर बात। तो इनके खरीदने और बेचने के आधार पर ही तय होता है कि शेयर यानी सेंसेक्स ऊपर उठेगा या सेंसेक्स नीचे की तरफ आएगा। अगला प्रश्न होगा, शब्द बैल और भालू व्यवसायिक गतिविधियों की किस शाखा से जुड़े हैं? मुझे लगता है बिना किसी डाउट के आप आंसर कर लेंगे सर, शेयर बाजार से संबंधित है ये। अगला होगा, वित्तीय निवेश की भाषा में भालू शब्द किसको दर्शाता है? भालू का मतलब यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं, जो इंग्लिश शब्दावली है उसको बियर कहते हैं। क्लियर बात। अभी हमने आपको बताया भालू शब्द वास्तव में क्या बताता है। क्लियर बात। क्या है? आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से, ठीक है। तो मैं बात करूं भालू के बारे में, तो एक ऐसा निवेशक है ना जो ये महसूस करता हो कि किसी विशेष सुरक्षा की कीमतें गिरने वाली हैं, किसी विशेष सुरक्षा की कीमतें गिरने वाली हैं। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर प्रतिभूति लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा हिंदी हो गया यहाँ पर। तो प्रतिभूति की गिरने वाली है और ऐसी प्रतिभूतियों की वो क्या करने लगता है?
ऐसी प्रतिभूतियों को क्या करने लगता है, ये निवेशक बेचने लगता है। क्या करना है, ये निवेशक बेचने लगता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों की मुख्य नियामक संस्था है। तो भारत में जो है शेयर बाजारों की नियामक संस्था जो है साथियों, वह है उसका नाम होगा साथियों भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे हम सेबी के नाम से संबोधित करते हैं। सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, हालांकि इसको सांविधिक दर्जा जो है इसको मिला 1992 में। इसका मुख्यालय अगर हम पूछें तो आप बता देंगे कि सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता का कारण क्या है। शेयर बाजार में बात करें, दुनिया के शेयर बाजारों में भी कई सारे शेयर बाजारों में अस्थिरता देखी जाती है, तो भारतीय शेयर बाजारों में अस्थिरता का कारण है विदेशी निधियों का अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह। क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी है, हम इनफ्लो और आउटफ्लो को रिसीव करते हैं, तो यह भी एक कारण होता है भारत में शेयर बाजार की अस्थिरता का। लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है शेयर। विदेशी पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव, जब हमारी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है तो ऑब्वियस सी बात है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रभाव पड़ेंगे वो भारतीय स्टॉक बाजार में भी देखे जा सकते हैं। तीसरा, मौद्रिक नीति में जब बदलाव होता है तो भी इनफ्लो और आउटफ्लो बदलता है और इससे जो है शेयर बाजार में अस्थिरता बनता है। इसका मतलब आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही विकल्प बन जाएगा। अगला प्रश्न होगा, सेंसेक्स में अगर वृद्धि हो रही है, तो मैंने आपसे सेंसेक्स के बारे में बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स कहते हैं। तो बीएससी में जो सूचकांक है, बीएससी में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उन सभी कंपनियों के औसत भार में जब वृद्धि होती है तो उसी को सेंसेक्स में वृद्धि कहते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर में कीमतों में वृद्धि नहीं होता है, ये नेशनल स्टॉक से संबंधित नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित पंजीकृत कंपनियों के समूह शेयरों की कीमतों में समग्र वृद्धि। याद रखिएगा, यही विकल्प ऐसा है जो सही विकल्प है। समूह, एक के प्राइस में वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, जब सामूहिक वृद्धि हो रही है, औसत वृद्धि जब बढ़ जा रही है तो हम कहते हैं सेंसेक्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी सेंसेक्स क्या हो रहा है साथियों, बढ़ता है। तो साथियों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।